कर दो ये। तमाम स्टूडेंट्स कैमरे ऑन कर लें प्लीज अपने। आईफोन काइंडली आप अपने ओरिजिनल नेम से आए ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकंड क्लास है जी इंग्लिश एसे की।
शायद वेट कर रहा है यार वो बंदा मैसेज कर दिया। अच्छा जी, कल के लेक्चर में से आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है किसी भी मसले का की वजह और उसका इम्पैक्ट, उसके कंसिक्वेंसेस, इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कोई इशू है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ग्लोबल वार्मिंग, कॉज एंड इफेक्ट बताएं। कॉज क्या है, वजूहात, क्यों हो रहा है, अच्छा हो गया है, होने के बाद उसके असरात क्या है दुनिया, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, वजूहात क्या है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या है। वजूहात क्या है, लाइन लॉसेस है, सर्कुलर डेट है। इम्पैक्ट क्या है, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए, समझ आए, इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। आर्गुमेंटेटिव है, ये कैसे आर्गुमेंटेटिव है, ये कैसे, आपको कैसे लग रहा है? इसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कॉज एंड इफेक्ट इसमें नहीं है, और इसमें कोई इशू नहीं। कॉज एंड इफेक्ट को भी छोड़ दें, सबसे पहली चीज देखें कोई इशू हाईलाइट हो रहा है। एक सेकंड है, इशू हाईलाइट हो रहा है कोई, आप बताएं। इकोनॉमी का इशू है, क्या इशू हाईलाइट हो रहा है? वो कह रहा है कि रियल डेवलपमेंट जो होती है ना, असल में वो सिर्फ इकोनॉमिक स्टैट्स बेहतर करने से नहीं होती, लोगों की जिंदगियां बेहतर हों तो फिर रियल डेवलपमेंट होती है। इसमें इशू कहां पे नजर आ रहा है? इशू ग्लोबल वार्मिंग में इशू आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस में इशू आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन से दुनिया में मसले खड़े हो रहे हैं, इशू आ रहा है, दुनिया की ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं। इसमें क्या इशू आ रहा है? आर्गुमेंटेटिव है। colonial mentality impeding Pakistan's growth। अब ये दरअसल इसकी नेचर डिस्क्रिप्टिव ऐसे की भी है, आर्गुमेंटेटिव भी है। कैसे? डिस्क्रिप्टिव ऐसे इस तरह से है, अगर आप कहते हैं जी कॉलोनियल मेंटालिटी से पाकिस्तान की ग्रोथ इंपीड हो रही है, मसला आ रहा है ना, इशू बेस बन गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं कॉलोनियल मेंटालिटी तो मसला कोई नहीं है, पाकिस्तान की ग्रोथ इंपीड नहीं हो रही, तो फिर ये इशू बेस्ड टॉपिक ना हुआ, ये आपको आर्गुमेंटेटिव में बदल गया। अच्छा, इससे भी हटके मैं आपको बताता चलूं, इस बहस में कंफ्यूज ना हो कि आर्गुमेंटेटिव कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव कौन सा। आज मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, फोकस हमने स्ट्रक्चर पे करना। स्ट्रक्चर सबका सेम है, तरीका सभी का सेम है, डिफरेंस कोई नहीं है। ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखाया गया है कि ये डिफरेंसेस हैं, आपको पता होने चाहिए। इन डेप्थ जाकर कंफ्यूज ना हो, स्ट्रक्चर सेम है जो आज पढ़ाने जा रहा। समझ आ गई? अच्छा मोहसिन, जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मुझे टाइप करें। मैं इतने सारे लोग हैं तो माइक ऑन करना पॉसिबल नहीं है। माइक में जब ऑन करता हूं, बाकियों को किसी का गलती से ऑन हो जाता है, पीछे से कोई बोल रहा है, कोई आवाजें आ रही हैं, वो सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मैं इसलिए माइक्स ऑन नहीं करता क्लास में। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ लिखे, मैं उसको एड्रेस करूंगा। अच्छा आगे जी, a couple of questions from yesterday's lecture. Actually, expanding information technology, blessing or is this topic we have to choose one. Matter which side we choose will examine. हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि जी एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ब्लेसिंग और कर्स। हम कहते हैं कि एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ कर्स। क्या इससे एग्जामिनर पे ये तासुर तो नहीं जाएगा कि हम पेसिमिस्ट हैं? बिल्कुल नहीं जाएगा। बताने का मकसद, एग्जामिनर जिस स्टेटमेंट में वो आपसे सवाल पूछ रहा है ना, ये सवाल था एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है या कर्स है, सवालिया निशान। तो क्या एग्जामिनर को नहीं पता कि बहुत से लोग इस बात पे भी लिखेंगे कर्स है, तो उनको फेल कर दिया जाए? आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं, जो आप दलाइल दे रहे हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, उनमें मैच्योरिटी कितनी है वो मैटर करती है।
ये नहीं मैटर करता कि आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव आदमी, कर्ज कह देंगे तो कहेंगे ये तो बड़ा नेगेटिव आदमी। ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जी, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? सिमिलरली इन दिस टॉपिक, इज इट नेसेसरी फॉर अस टू गो फॉर द एग्जामिनर स्टांस? हाँ जी, ये मैंने ऐसे आगे पढ़ाना भी है आप। क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? सवाल पूछ रहा है। तो आप दो स्टांस ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है, या आप कह सकते हैं कि नहीं जी अभी पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं। जो भी स्टांस लेंगे उस स्टांस की जस्टिफिकेशन में आपको अपने पूरे ऐसे में आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान तैयार है तो बताएं कैसे तैयार है, क्या क्या आईटी की फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर आप कहते हैं नहीं तैयार तो बताएं कि मसाइल क्या है, क्यों नहीं तैयार। समझ आ गई बात की? तो क्वेश्चन जहां पर एग्जामिनर पूछ रहा है वहां पर आप कोई भी स्टांस ले सकते हैं, एक स्टांस लेना। ये बात समझ आ गई? अच्छा, आगे शुएब आपने क्या पूछा? प्रोस्पेक्ट्स में क्या पूछा आपने? प्रोस्पेक्ट्स, अच्छा प्रोस्पेक्ट्स मीन, प्रोस्पेक्ट्स होती हैं अपॉर्चुनिटीज, होप्स। मैं कहता हूं जी होप्स, या सॉरी मैं आपसे कहता हूं टूरिज्म इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। आप पहले बताएंगे पाकिस्तान में टूरिज्म क्या है, पोटेंशियल क्या है, बता दिया। टूरिज्म को चैलेंजेस क्या है, बता दिए। अच्छा, अगर ये चैलेंजेस को कर लिया जाए तो पाकिस्तान में टूरिज्म किस किस्म की होप्स ला सकता है? प्रोस्पेक्ट्स क्या है? टूरिज्म से पाकिस्तान फायदा कैसे उठा सकता है? अपॉर्चुनिटीज, होप्स, पॉजिटिव फ्यूचर। समझ आ गई? काइंडली मेंशन डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ये मैंने कल भी बताया था, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं। कंपैरिजन हमेशा दो चीजों का होता है, हमेशा दो चीजों का होता है कंपैरिजन। मैं कहता हूं ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। ग्लोबलाइजेशन ने मसाइल ज्यादा खड़े किए हैं, सॉल्यूशंस कम दिए हैं। अब आप उस ऐसे में मसाइल बताएंगे, ज्यादा एम्फोसिस मसाइल पे करेंगे, बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने मसाइल कैसे ज्यादा खड़े किए। उसके बाद आप थोड़े से सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। दोनों चीजें आपने डिस्कस की, एम्फेसिस रखा प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट आपसे कर रहा है। हमेशा ना कंपैरिजन दो चीजों का होता है। कभी सुना है कि एक चीज का कंपैरिजन किससे करेंगे आप? इस मार्कर का कंपैरिजन आप किससे करेंगे? ये कोई मार्कर होगा, कोई बॉल पॉइंट होगा, उसी से करेंगे ना। तो कंपैरिजन हमेशा दो चीजों का होता है, आपने इन दोनों चीजों को डिस्कस करना होता है। समझ आ गई बात की कि ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा लिखता है, तो आप बताएंगे कि भाई इसमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि ये अच्छा लिखता है और इसमें क्या बुराई है कि ये अच्छा नहीं लिखता। इसे भी और इसे भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कंपैरिजन हो जाएगा। समझ आ गई? कंट्रास्ट क्या है? मैं आपको कहता हूं कि मुझसे या ये मार्कर खरीद लें या ये मार्कर खरीद लें। मैं आपको ऑप्शन इन दोनों में से एक दे रहा हूं, आपने उनमें से एक स्टांस लेना है, एक चीज चूज करनी है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बताई कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के लिए मसाइल ज्यादा खड़े किए हैं सॉल्यूशंस देने की निस्बत। ये कंपैरिजन था। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के लिए मसाइल खड़े किए हैं, या और क्या दुनिया को ग्लोबलाइजेशन ने फैसिलिटेट किया? दिस इज कॉन्ट्रास्ट। अब आपने एक बात बतानी है, आपने बताना है कि जनाब दुनिया को फायदे दिए या दुनिया को नुकसान पहुंचाया। दिस इज कॉन्ट्रास्ट। अब समझ आई बात की? अब भी नहीं आई? क्लियर हो गया जी? ये कैमरास अपने अपने ऑफ ऑन कर लें, कुछ सेकंड्स का सिर्फ टाइम दे रहा हूं, मैं निकाल दूंगा क्लास से, और आप कैमरा किसी का ऑफ ना हो। हामिद, हशमत, निदा, कैमरा जिसका ऑफ हुआ उसने हम क्लास से निकाल देंगे। अच्छा तो जी, अब हम ना इस बहस से निकल आते हैं कि इस ऐसे की क्या नेचर है। अब हम आते हैं अपने असल
ये तो मैंने जो कल आपको लेक्चर दिया वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ बेसिक्स थी। आज से स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, इसको समझें। जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूं ये असल चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे के स्ट्रक्चर में 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। 5 चीजों से मिलकर इंग्लिश ऐसे बन, 5 चीजों से। तसल्ली से मेरी बात सुनते जाना है। मेरी किताब में ये एक एक बात लिखी हुई है। आप में से किसी ने कोई लेना चाहे किताब वो ले लीजिएगा, उसमें एक एक चीज लिखी हुई है। कोई बहुत जरूरी बात हो वो नोट डाउन कर लें, सिर्फ समझना है। पहले 3 लेक्चर्स में सिर्फ समझना है, मेरी बात सुननी। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ऐसे 5 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले आउटलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जहां आउटलाइन खत्म होती है उससे अगले पेज से आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती, आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन, इसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही कह सकते हैं आप। पहला पैराग्राफ ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आती है आपकी ऐसे की बॉडी। अगर आप वो नहीं है तो फिर आप कौन है? नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे बता दें। अच्छा, सॉरी, मैं समझ रहा था आप हैं। सॉरी। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और उसके बाद कंक्लूजन। सबसे पहले आपका एसे की इंट्रोडक्शन आता है, आउटलाइन आती है। आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एक पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन के बाद आपके एसे के बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, जिसमें आप मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखते हैं और अपने एसे को एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद आखिर में आता है कंक्लूजन। ये हो गई 4 चीजें। 5वीं चीज इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा है। इंट्रोडक्शन में वो आती है, आपने नाम सुना होगा थीसिस स्टेटमेंट का। थीसिस स्टेटमेंट, ये जो 5वां कंपोनेंट है ये आपके इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है। समझ आ गई बात? अच्छा, सबसे पहले मैं इन 5 चीजों का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर के एंड में। समझ आ गई? व्हाट इज एन आउटलाइन? आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन एक ढांचा होता है, एक स्केलेटन होता है, जिसमें जब आपको एक टॉपिक दिया जाता है एसे का, उस टॉपिक से रेलेवेंट आपके दिमाग में जितने आइडियाज होते हैं, आप उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक स्केलेटन में, एक बिल्कुल एक तरतीब से, ऑर्गेनाइजेशन से उनको लिख लेते हैं। आपने कभी किताब का कंटेंट पेज देखा है? कंटेंट पेज क्या होता है? कंटेंट पेज होता है चैप्टर 1 इज अबाउट दिस, चैप्टर 2 इज अबाउट दिस, चैप्टर 3 इज अबाउट दिस एंड चैप्टर 4 इज अबाउट दिस। ऐसे ही है। किताब का कंटेंट पेज पढ़कर आपको रहनुमाई हासिल होती है कि इस किताब में किस तरतीब से क्या बात की गई। ऐसे ही होता है। इसी तरह से आउटलाइन भी आपके एसे का एक तरह से कंटेंट पेज होता है, जिसको पढ़कर एग्जामिनर को रहनुमाई मिलती है कि आपने अपने एसे में किस तरतीब से क्या बात की है। सिंपल, आउटलाइन का और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ एग्जामिनर की रहनुमाई करना होता है कि किस तरतीब से क्या बात हो रही है। ठीक है, ये कैसे बनती है, इसमें किन चीजों का ख्याल रखना है, ये सब बात है। अभी सिर्फ जो है वो ओवरव्यू। उसके बाद आता है एसे का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया एसे में हेडिंग्स नहीं होती। जहां पर आउटलाइन खत्म हुई, अगले पेज से अपना एसे लिखना स्टार्ट कर दें। एसे हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में होता है। पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? पहले पैराग्राफ में आप अपने पूरे एसे को समराइज करते हैं। जो आप आगे पूरा एसे लिखने जा रहे हैं, उस पूरे एसे की एक बर्ड्स आई व्यू दे देते हैं।
आप एक समरी उस पर लिख देते हैं एक पैराग्राफ में, एक पूरा ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे एग्जामिनर की रहनुमाई होती है कि अच्छा आपका ऐसे इस बारे में है। इसकी मिसाल, आप सब लोगों ने थीसिस लिखे हैं ना, बैचलर्स में, मास्टर्स में, रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, पढ़े होंगे। जब भी आप कोई थीसिस या रिसर्च पेपर खोलते हैं, कंटेंट पेज के बाद उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है जिसे पढ़कर आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस पूरे थीसिस का क्रक्स क्या है, ऐसी इस पूरे थीसिस का ओवरव्यू क्या है, इसमें क्या बात की गई। तो इंट्रोडक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर एसे, एन एग्जेक्टिव समरी ऑफ योर एसे, जिसको पढ़कर एग्जामिनर को पता चलता है पूरे एसे में आप क्या बात कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? ये कैसे लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बाद में आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट को मैं एंड पे डिस्कस करता हूं। उसके बाद आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। आपने जो आउटलाइन बनाई थी, आप उस आउटलाइन के एक एक पॉइंट पे आप एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे। बात समझ आ रही? उस हर पॉइंट पे आप एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे और उस पूरी आउटलाइन को आप एक्सप्लेन करेंगे इन बॉडी, जिसे हम बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एसे। वो पूरा एसे जिसका आपने ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में दिया, अब आप उसके एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे इन पैराग्राफ फॉर्म। समझ आ गई बात? आखिर में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कहते हैं बात को वाइंड अप कर देना, बात को खत्म कर देना। जो ऐसे आपने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था और बॉडी पैराग्राफ्स में आपने उसे एक्सप्लेन करते गए, एंड पर आया कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आपने क्या किया, उस पूरे एसे को अब वाइंड अप करना है। जो बात आपने शुरू की थी उसे खत्म करना है। तो आखिरी पैराग्राफ में आप अपनी बात को खत्म करते हैं। ये एक सिंपल सा आपका एक स्ट्रक्चर होता है एसे का। अब इनकी टेक्निकलिटीज में मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता जाऊंगा। ये एक ओवरव्यू था, समझ आ गई? व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट दरअसल आपका स्टांस होता है एसे के ऊपर। थीसिस स्टेटमेंट इज योर स्टांस ऑन द टॉपिक ऑफ योर एसे। आपको एक टॉपिक मिला, आप उसके ऊपर क्या मौकफ रखते हैं, पहले आप ये डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप एसे लिखना शुरू करेंगे, और एसे लिखते हुए अपने मौकफ को इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे जाकर। तो थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट योर स्टांस। आपका मौकफ क्या है, आपका स्टांस क्या उस टॉपिक पे। थीसिस स्टेटमेंट ना आपके एसे की फाउंडेशन होती है। थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे की बुनियाद होती है। जैसे ये एक पूरी बिल्डिंग एक बुनियाद पे खड़ी है ना, इसी तरह आपका पूरा एसे जिस बुनियाद पे खड़ा होता है उसे कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट, जो कि आपका स्टांस है। थीसिस स्टेटमेंट इज योर स्टांस, और पूरा जो आप आगे एसे लिख रहे हैं, अपने स्टांस की जस्टिफिकेशन में आप पूरा एसे लिखते हैं। आपने एक मौकफ इख्तियार किया और फिर उस मौकफ के ऊपर आप दलाइल जो दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली योर एसे। आप लोग अक्सर टॉक शोज देखते हैं। टॉक शो में आप देखते हैं एक होस्ट बैठा हुआ है, उसके सामने गेस्ट बैठा हुआ। होस्ट इंट्रोड्यूस करवाता है कि जी मेरा नाम ये है, मेरे प्रोग्राम का नाम ये है, और आज मेरे साथ ये फलां गेस्ट है, और आज हम इस टॉपिक पे बहस करने जा रहे हैं। होस्ट पहला सवाल क्या करता है गेस्ट से कि जनाब इस मसले के ऊपर आप क्या मौकफ रखते हैं। गेस्ट कहता है जी मेरा इस मसले के ऊपर ये मौकफ है। उसके बाद पूरे टॉक शो में होस्ट उससे उसके मौकफ के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, और पूरे टॉक शो में जो गेस्ट है वो डिफेंड करता है, जस्टिफाई करता है अपने मौकफ को। ऐसे ही है। तो वो जो मौकफ लिया गेस्ट ने, वो थी थीसिस स्टेटमेंट। और फिर पूरे टॉक शो में जो उसने जस्टिफाई किया विद आर्ग्यूमेंट्स, वो आप कैसे थे। समझ आ गई बात की? थीसिस स्टेटमेंट की समझ आई क्या होता है? ओवरव्यू समझ आ गया? यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर जी, हर तरह की ऐसी में थीसिस स्टेटमेंट आ सकती नहीं, आएगी, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, जो मर्जी हो।
कोई भी टॉपिक है, पहले स्टांस लेना है उस पर, आपका मौकफ क्या है? सर जैसे ग्लोबल वार्मिंग इट्स इम्प्लीकेशन, कुछ भी, कॉजेस, मैं कहता हूं कोई भी हो, किसी भी किस्म का एस्से हो, उस पर आप कैसे एस्से लिख सकते हैं जब तक आप अपना मौकफ ही नहीं बयान करेंगे कि आपका मौकफ क्या है, आपका स्टांस क्या है। स्टांस आपने हर तरह के एस्से में लेना है। समझ आ गई? नहीं, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाऊंगा, बेफिक्र है, परेशान नहीं होना, एक एक चीज सिखाऊंगा आपको, आपकी सारी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है थीसिस स्टेटमेंट लिखते कहाँ है, यही पूछनी है ना। हर चीज अभी एड्रेस हो रही, ठीक है, सिर्फ सुनते जाएं, समझते जाएं, जितना जितना बताता जा रहा हूं उतनी उतनी समझ आ रही है, वहां तक तो कोई मसला नहीं है, बस आगे आपके सारे सवाल एड्रेस होते जाएंगे। अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एस्से को सीखते हैं, कैसे लिखा कैसे जाता है। इन्हीं चीजों को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल। हमेशा जब भी आप कमरा इम्तिहान में बैठेंगे और आपके सामने पेपर आएगा सीएसएस का, एस्से का, तो स्टेप वन क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। और स्टेप वन, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको पहले 3 स्टेप्स भी सिखाऊंगा, वो तीनों रफ वर्क है सारा, और वो 3 स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सबसे पहला है जी सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए, टॉपिक को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सुनिएगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठेंगे, आपके सामने एस्से का पेपर आएगा, उसमें 10 एस्सेज लिखे होंगे, 10 में से आपने एक को चूज करना है। तो आपके सामने 3 सिनेरियोज आएंगे, 3 सिनेरियो हो सकते हैं आपके साथ। पहला सिनेरियो, आपको 10 में से 5 से 6 एस्सेज आते हैं। खुशी होगी ना देख के? होगी खुशी, सबको खुशी होगी कि 6 एस्सेज आते हैं, खुशी तो होगी, लेकिन सबसे मुश्किल सिनेरियो ये है कि अब उन 6 में से कौन सा सिलेक्ट किया जाए, और गलत सिलेक्शन फेलियर है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो, 10 एस्सेज हैं, एक ही आता है, सबसे आसान सिनेरियो, और कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक करना ही वो है, आसान सिनेरियो। तीसरा ऑप्शन जो मेरे साथ होता है हमेशा, 10 एस्सेज है, कोई भी नहीं आता, उधर बैठ के प्रोड्यूस करना है। तो तीसरे सिनेरियो में पैनिक नहीं करना। 2 दफा अटेम्प्ट दिए मैंने सीएसएस की, 2017 में, 2019 में, दोनों दफा ही नहीं आते थे ऐसे। 2017 की तो खैर अटेम्प्ट ही इमेच्योर थी, कुछ पता ही नहीं था सीएसएस का। 2019 की अटेम्प्ट मैच्योर थी। तो दोनों दफा मेरे साथ ऐसे हुआ कि ऐसे नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था 10 में से, उधर बैठ कर प्रोड्यूस करना पड़ता है, वहां पैनिक नहीं करना। जहां पैनिक कर गए वहां आप फारे गए। सीएसएस आपके नर्व्स की गेम है। एक चीज आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि अगर आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ के गए ना, 12 सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, ये हो ही नहीं सकता कि 10 एस्सेज उनमें से एक पे भी नॉलेज ना हो आपको, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपने, शर्त ये है कि अपने 12 सब्जेक्ट्स पढ़े अच्छे से, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको 10 एस्सेज में से कोई ना आता हो। तो कोई ना कोई लाजमी आता होगा, पैनिक नहीं आपने करना। तो पैनिक कर जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। समझ आ गई बात? पहले सिनेरियो पे आते हैं। दूसरा तीसरा तो हमने डिस्कस कर लिया। पहला सिनेरियो, जहां पर 10 में से आपको 5 से 6 एस्सेज आते हैं, उनमें से अब कैसे एस्से चूज किया जाए, उसमें आपने फर्दर 3 चीजों को देखते हुए अपना एस्से सिलेक्ट करना है। नंबर 1, वो जो 5-6 एस्सेज आते हैं, उनमें से आपके पास किस एस्से पे ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज तो ऑब्वियस बात है, सब पे इसलिए तो आते हैं।
ज्यादा नॉलेज किस पे है? पहली चीज आपने ये देखनी है कि उन 5 से 6 एसेज में से आपके पास ज्यादा नॉलेज किस पे है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि ये जो 5 से 6 एसेज हैं, इनमें से कौन सा एसे मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता है। अगर आप मुझे कहें ना कि जी मैं डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखूं तो मुझे जहर लगता है, गवर्नेंस पे लिखूं, अकाउंटेबिलिटी पे लिखूं, जेंडर पे लिखूं, इस तरह के टॉपिक्स मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं। इसी तरह से आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होंगे, आते होंगे लेकिन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होंगे। आप कहेंगे नहीं मैंने ये नहीं करना, उसको नहीं करना जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच नहीं करता। और तीसरी चीज ये देखनी है, उधर बैठकर एक अंदाजा आपको होना चाहिए, और ऑब्वियस बात है हो जाएगा कि कोई ऐसा ऐसे इसमें तो नहीं है जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे था। सब कैंडिडेट्स तैयार करके गए होंगे वो, जैसे कश्मीर, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे कोविड। तो जो ऐसे आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्या ये वो ऐसे तो नहीं है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे था और आ गया? जैसे अभी 2021 में हुआ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे आसान ऐसे आ गया, 90% लोगों ने किया और उसमें से 80% लोग फेल हो गए। सबसे आसान ऐसे। तो जब इतने बड़े लेवल पर लोग एक ही ऐसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर फिर एग्जामिनर जो है ना, वो कोई नई चीज नहीं उसमें से ऐसे में से निकाल पा रहा होता, वो फिर इंप्रेस नहीं होता। बहुत बड़े लेवल पर वो लोग फिर फेल करता जाता है। तो इस तरह का ऐसे नहीं करना जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो और वो सभी कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सिनेरियो 2 में आप बैठे हो, आपको आता ही एक ऐसे हो और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो और आप कहें कि सर ने कहा था ये नहीं करना, और आप खाली पेपर करके बाहर आ जाए। तो इस तरह का भी ब्लंडर नहीं करना, ठीक है। तो मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात कर, जहां पर आपके पास 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां पर आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। समझ आ गई? सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक की समझ आ गई। स्टेप 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम हर क्लास के अंदर करेंगे। टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया जी, टॉपिक हमने सिलेक्ट किया, फर्ज किया हम इम्तिहान में आया इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा डी कोडिंग ऑफ द टॉपिक। डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग होता है किसी चीज को खोलना, डिकोड करना ना, ठीक है। किसी चीज को खोलना, ओपन करना। अब हम इसे खोलेंगे, खोलने से मुराद इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इस पे सोच विचार करेंगे, और सोच कर हम कुछ इसमें से एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस डायरेक्शन में ऐसे लिखना है। इनमें से इस डिकोडिंग का मतलब होता है कि आप एक टॉपिक में से डायरेक्शंस निकालते हैं कि मैंने किस डायरेक्शन में ऐसे लिखा। समझ आ गई बात की? देखिए, जब आप डिकोडिंग करते हैं ना, तो आपके पास इस टॉपिक में 2 तरह के आइडियाज आपको नजर आए। आपके पास इस टॉपिक में से 2 तरह के आइडियाज आपको मिलने चाहिए। एक होता है मेन आइडिया, एक होता है अलाइड या लिंकिंग आइडियाज। डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक में जब आप इस टॉपिक को पे सोचना शुरू करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आपके पास 2 तरह के आइडियाज आ सकते हैं, मेन आइडिया और अलाइड। आपके दिमाग में मेन आइडिया और अलाइड आइडिया। मेन आइडिया हमेशा वो होता है जो सामने नजर आ रहा हो, जो टॉपिक में नजर आ रहा होता है ना, वो हमेशा मेन आइडिया होता है। क्या नजर आ रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। मेन आइडिया आपके एसे में क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। आपको एक डायरेक्शन मिल गई, क्लू मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि मैंने अपने एसे को स्टार्ट कैसे करना है। मैंने सबसे पहले अपने माशी मसाइल को डिस्कस कर, मिल गया ना रास्ता, एक डायरेक्शन मिल गई ना। मेन आइडिया क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान।
हमने अपने एसे में इनको डिस्कस कर, ठीक है। और कोई मेन आइडिया इसमें नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है ना, एक ही मेन आइडिया है। चल, लिंकिंग आइडियाज किसे कहते हैं, अलाइड आइडियाज क्या होते हैं? लिंकिंग और अलाइड आइडियाज ना आपको टॉपिक में नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से लिंक्ड होते हैं, अलाइड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। थोड़ा सा जरा दिमाग को चलाएं, सोचें कि अगर हम पाकिस्तान के माशी मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या इन मसाइल के पीछे छुपी हुई वजूहात को हम अपने ऐसे में डिस्कस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। कॉजेस, आपको एक और क्लू मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई कि मैंने अपने ऐसे में पहले माशी मसाइल डिस्कस करने हैं, उसके बाद उसके वजूहात डिस्कस करनी है। थोड़ा जरा और अगर जहन लड़ाए तो क्या हम उस माशी मसाइल के इंपैक्ट्स पे डिस्कस कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक ऐसे में हमें एक और डायरेक्शन मिल गई कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मसाइल हैं, इनके इंपैक्ट्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। और जब हम कोई मसला डिस्कस करें तो हमें उसका सोल्यूशन भी तो देना चाहिए ना। उसने पूछा या नहीं पूछा, देना चाहिए। तो सॉल्यूशंस, तो क्या हुआ, हमने 4 डायरेक्शंस निकाल ली, हमें एक रास्ता मिल गया। हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया कि हमने जो अपनी आउटलाइन बनानी है उसमें सबसे पहले माशी मसाइल डिस्कस करने हैं, फिर हमने उनकी वजूहात डिस्कस करनी है, फिर उनके इंपैक्ट्स डिस्कस करने हैं, और आखिर में हमने उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। मिल गया ना क्लू? इसे कहते हैं डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। ये क्यों जरूरी है? डिकोडिंग आपके एसे को डायरेक्शन देती है, आपके एसे को ऑर्गेनाइजेशन देती है, आपको एक प्लान देती है कि आपने किस तरह से अपने एसे को लेके चलना है। और अगर आपकी डिकोडिंग ठीक है, आपकी आउटलाइन ठीक है, आपका आउटलाइन ठीक है, तो आगे एसे लिखना बात ही कोई नहीं। और लोग फेल पता कहां होते हैं? आउटलाइन पे फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे समझ नहीं आता। यहीं से हमने हर क्लास में बात शुरू किया करनी है। टॉपिक लिखा करूंगा, उसकी हम डिकोडिंग किया करें, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर स्टेप्स किया करें। समझ आ गई बात की? यहां तक अब मुझे बताएं, कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई सवाल है तो जी। क्लियर है सबको? जी ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है इतनी बात? कोई मसला मसाइल तो नहीं? चले आ गया। ये भी रफ वर्क कर रहे हैं हम जी। स्टेप 3, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपके पास टॉपिक आता है तो सबसे पहले हम उसके ऊपर अपना स्टांस लेते हैं, मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इस टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। मैं अब थीसिस स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं रफ में अपना स्टांस लेने जा रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जिसे स्टेप 3 फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आ गई बात की? क्लियर है इतनी बात? अब जरा मेरे साथ साथ थीसिस स्टेटमेंट लिख लीजिए अपनी। द इकोनॉमिक challenges of पाकिस्तान। जरा अजान सुन ले, मैं लिख रहा हूं, मैं फिर इसको डिक्टेट कर देता हूं।
मैंने लिखा है द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान हैव हैम्पर्ड कहते हैं रोकना, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री owing to various reasons, full stop. Therefore, it is imperative to take pertinent measures in order to cope with the ongoing economic woes. Woes भी कहते हैं problems. ठीक है जी, ये जरा लिख लें, फिर मैं बात करता हूँ। लिख लिया जी, लिख लिया। अच्छा, मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, ये मेरा मौकफ है किस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। टॉपिक है जी पाकिस्तान के माशी मसाइल। मेरा मौकफ है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल ने मुल्क की डेवलपमेंट को खराब किया है, रोका है कुछ वजूहात की वजह से। लिहाजा इस टाइम अशद जरूरत है कि ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जाएं ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। ये मेरा मौकफ है, ये मेरा स्टांस है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले तीन चीजें आपको बताता चलूं। मैंने जो ये स्टांस डेवलप किया ना, वो मैंने डिकोडिंग की बेस पे किया। मेरे इस स्टांस में आपको डिकोडिंग के चारों चीजें नजर आ रही हैं।
कैसे? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ये इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहा है? कॉजेज owing to various reasons, impacts have hampered the development of the country. Hamper रोकना, negatively impact करना. Solutions: it is imperative to take pertinent measures in order to cope with the ongoing economic crisis. पहली बात समझ आ गई कि मैंने जो थीसिस स्टेटमेंट बनाई वो डिकोडिंग के इन चारों फैक्टर्स को देखते हुए बनाई। समझ आ गई बात? दूसरी चीज ये कि थीसिस स्टेटमेंट कभी भी 2 सेंटेंसेस एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस। देख ले 2 ही सेंटेंस, लाइंस नहीं गिननी, सेंटेंस। समझ आ गई? तीसरी बात जरा गौर से सुनिएगा, थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी जनरलाइज्ड इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है जरा सुन ले, लिखे ना। थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी जनरलाइज्ड इन नेचर, इट मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक। उसका मतलब थीसिस स्टेटमेंट में जितनी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे वो जेनेरिक होनी चाहिए। मैंने लिखा द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, मैं कोई 1 या 2 इकोनॉमिक चैलेंज भी लिख सकता था ना। द पुअर टैक्सेशन सिस्टम एंड करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान हैव हैम्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लिख सकता था। अगर मैं स्पेसिफाई कर देता 1 या 2 चैलेंजेस को, तो मैं अपने एसे में उन 1 या 2 चैलेंजेस से बाहर बात नहीं कर सकता। मैंने लिखा owing to various reasons, अगर मैं यहां 1 या 2 रीजंस बयान कर दूं, 1 या 2 इम्पैक्ट्स बता दूं यहां पर, मैं कहूं जी हैव हैम्पर्ड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो फिर मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट से बाहर बात नहीं कर सकता। डेवलपमेंट किसी भी किस्म की हो सकती है जिसको इकोनॉमिक चैलेंजेस ने हैम्पर किया। मैंने लिखा पर्टिनेंट मेजर्स लेने चाहिए, मैंने ये नहीं लिखा जी एफबीआर में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, टैक्स का निजाम बेहतर होना चाहिए, ट्रेड बेहतर होनी चाहिए। अगर मैं कोई 1 या 2 बातें या स्पेसिफिक कर देता तो मैं अपनी डोमेन को नैरो डाउन कर देता। तो थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी जनरलाइज्ड इन नेचर। समझ आ गई बात की? ये आपका मौकफ है, इसको आपने रफ में बना के लिख लिया है, इसको इस्तेमाल कहां करना है? थीसिस स्टेटमेंट ऐसे में सिर्फ 2 जगह पे मैंडेटरी है, जरूरी है, एक इंट्रोडक्शन में और एक कंक्लूजन में, बस। बहुत से टीचर्स कहते हैं कि आउटलाइन से ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखें, वो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, उस पर मैं आगे जाके बात करूं। जहां मैंडेटरी आनी है वो इंट्रोडक्शन में आनी है। इंट्रोडक्शन में कहां आनी है? वो जब इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। समझ आ गई थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनती है? चले हम अब, ये तो था एक जेनेरिक टॉपिक, अब हम सीएसएस के टॉपिक पे डिकोडिंग करते हैं और थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से मजीद समझ आ जाए कि ये काम कैसे करना है। समझ आ गई जी? ठीक है, मैं जरा सवाल ले लूं। कैन थीसिस स्टेटमेंट बी द सेम एज द गिवन टॉपिक? सोशल मीडिया हैज गिवन वॉइस टू द वॉइसलेस एंड पावरलेस टॉपिक। थीसिस सेंटेंस हो सकता है। देखो, जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये पूछ रहे हैं कि जी जो स्टेटमेंट होती है एसे की, वही थीसिस स्टेटमेंट होती है। जो आपकी एसे की स्टेटमेंट है ना, आप अपने मौकफ में इसको इंडोर्स करते हैं। अगर ये टॉपिक इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो थीसिस स्टेटमेंट ये नहीं होगी कि पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बस खत्म। पूरा मौकफ होता है। मैंने क्या लिखा है कि पाकिस्तान इस टाइम पर जिन माशी मसाइल से गुजर रहा है, उन्होंने मुल्क की तरक्की को खराब किया है, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, उसको इनको खत्म करने के लिए हमें पर्टिनेंट मेजर्स लेने हैं। दिस इज द कंप्लीट स्टांस। अब इस स्टांस की जस्टिफिकेशन में मैं पूरा ऐसे लिखूंगा। पहले बताऊंगा कि किस किस्म के पाकिस्तान में माशी मसाइल हैं, फिर मैं बताऊंगा कि उसके पीछे वजूहात क्या है, फिर मैं बताऊंगा उन्होंने कैसे इंपैक्ट किया, फिर मैं बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? आपका पूरा एसे की बुनियाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट है।
इस पूरी थीसिस स्टेटमेंट से आपकी आउटलाइन बनेगी, उसी आउटलाइन पे आप ऐसे लिखेंगे। आप समझ आई बात? समझ आ गई? अब जरा एक नया टॉपिक देखते हैं, न्यू वॉर्स लाई इन इकोनॉमिक फ्रंट। इस पे थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। कल मैंने ग्रुप में एक फाइल शेयर की थी, आप लोगों से मिली है? टॉपिक है न्यू वॉर्स लाई इन इकोनॉमिक फ्रंट्स। मतलब पहले क्या है, हमेशा सबसे पहले ना स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि न्यू वॉर्स कौन सी हैं जो आज चल रही हैं। आज की जो जंगें हैं वो इकोनॉमिक फ्रंट्स पे लड़ी जा रही हैं, उनके पीछे इकोनॉमिक रीजंस हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि न्यू वॉर्स आर इकोनॉमिक वॉर्स, सिंपल। ठीक है, अब इसकी डिकोडिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरह के आइडियाज आएंगे, मेन आइडिया, अलाइड और या लिंकिंग आइडियाज। मेन आइडिया क्या होगा अब आपने मुझे बताना है। देखें, पढ़ें जरा सामने, क्या मेन आइडिया है? Modern warfare they are being fought on economic reasons. जी, क्या हो गया, परेशान हो गई? मुझे लगा आप मुझे से नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ जी। सही है कि न्यू वॉर्स आर फॉर Modern wars are being fought for economic gains. Very good. Simple. Manifestations of new wars as economic wars. Manifestation क्या होता है? क्या मतलब होता है मैनिफेस्टेशन का? कि एक चीज हमें नजर आ रही है। Manifestations of modern wars based on economic outcomes. मेन आइडिया सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया मेन आइडिया? अच्छा, अलाइंड आइडियाज या लिंकिंग आइडियाज अब क्या हो सकते हैं? What is causing the states to? कॉज तो उसने बता दिया, उसने कॉज बता नहीं दिया कि आज की जंगें हो रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, इकोनॉमिक वॉर्स हैं आज की जंगें, जंगों के पीछे इकोनॉमिक रीजंस हैं, वो कॉज तो उसने बता दिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि इनके दुनिया के ऊपर इंपैक्ट्स क्या हैं इन जंगों के? ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवस्टेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस, इकोनॉमिक devastations, food scarcity, climate change, collateral damage, ये सारे इम्पैक्ट्स हैं ना, जंगों के यही इम्पैक्ट्स होते हैं ना। तो क्या हम बता सकते हैं अपने ऐसे में कि इन जंगों के दुनिया में क्या इम्पैक्ट्स हैं? बता सकते हैं ना इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। अच्छा, और क्या मेन आइडिया, अलाइड आइडिया हो सकता है? वेरी गुड, सॉल्यूशंस। समझ आ गई बात की? समझ आ गई जी? Yes, sir. अब हम इसकी थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं। बनाए जी। द 21st century, the 21st century has witnessed wars that are based on economic outcomes in order to deal with
repercussions. Repercussions क्या होता है? Impacts. In order to deal with their grave repercussions, pertinent measures at national and international levels are direly needed. मैंने लिखा the 21st century has witnessed wars that are based on economic outcomes. In order to deal with their grave repercussions, pertinent measures at national and international levels are direly needed. क्लियर सबने? सुनिएगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडर्न वॉर्स ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स, पहला पूरा सेंटेंस इसी पे है। The 21st century has witnessed wars that are based on economic outcomes. समझ नजर आ रही है? Impacts. In order to deal with their grave repercussions, serious impacts. आगे नजर? Solutions. Pertinent measures at national and international levels are delineated. समझ आइए बात की? थीसिस स्टेटमेंट बनानी आ जाएगी अब आपको। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। कल मैं आकर इसी ऐसे से कि यहाँ आउटलाइन का स्केच बनाऊंगा और फिर हम आउटलाइन के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन में किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। फिर हम उसके बाद इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आखिर में हम कंक्लूजन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई है? चीजें भूलनी नहीं है। कल हम यहीं से स्टार्ट लेंगे और इसी थीसिस स्टेटमेंट के आगे हम आउटलाइन बनाएंगे इसी ऐसे की। ठीक है, और वन बाय वन स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे। अभी तक कोई बात मुश्किल लगी है? हाँ जी, कोई बात मुश्किल लगी हो? कोई चीज मुश्किल नहीं है, आगे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आसान है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है। की प्रैक्टिस, लिखते जाएं लिखते जाएं। जब आप लिखते नहीं है ना तो सीएसएस के अंदर ना, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, खास तौर पे इंग्लिश ऐसे की आपको बात बता, तो आपकी ना ब्रेक नहीं लगती, आपका रिवर्स गियर लगता है, आप बहुत पीछे चले जाते हैं। आज मैंने 1.5 साल बाद, आज के दिन मैंने 1.5 साल बाद एक ऐसे लिखा और आप यकीन करें कि ऐसे मैंने लिख तो लिया, लेकिन उसने मुझे ज़हनी तौर पर इतना थका दिया कि मैं अभी तक थका हूं। दोपहर को लिखा 1.5 साल बाद, और मैं पिछले 3 साल से ऐसे पढ़ा रहा हूं और मुझे कहीं कहीं मैं लिख भी लेता हूं चीजें, लेकिन एक फ्लो नहीं था। तो 1.5 साल बाद जब लिखी तो ऐसी मुश्किलात है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं। ठीक है, ऐसे पास करना मुश्किल नहीं। Wouldn't you assess or evaluate some of our thesis statements? देखें जी, मैं एक एक चीज, अभी तो देखें मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर खत्म होगा ना तो आगे आपकी वर्कशॉप शुरू हो जाएंगी। दिल्ली की क्लास एक वर्कशॉप होगी, उसमें मैंने कुछ नहीं करवाना, मेरा काम 3 लेक्चर्स में खत्म है। आगे मैंने आपसे काम करवाना है। मैंने एक टॉपिक लिखा करना है, आप सब लोग उसे डिकोड किया करेंगे। आप सब लोग इधर ही बैठकर ऑनलाइन क्लास में, फिजिकल क्लास में बैठकर उसकी डिकोडिंग किया करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट बनाया करेंगे। मैं एक एक स्टूडेंट की चेक किया करूंगा। आप सब लोग यहाँ ग्रुप में बनाया करेंगे, एक एक स्टूडेंट की मैं यहाँ पर ग्रुप चैट में मैं डिस्कस चेक किया करूंगा, आपको बताया करूंगा क्या इश्यूज। उसके बाद हम एक आउटलाइन का स्केच बनाया करेंगे। मैं पूरी आउटलाइन नहीं बनाता क्योंकि टाइम नहीं होता। और दूसरा, जो मैं ये आपको पढ़ाऊंगा वो सारा मेरी किताब में आउटलाइन मैंने बनाई हुई है, खुद लिखी हुई है सारी, वो आपको वहां मिल जाएंगी। और अच्छा, आउटलाइन का स्केच बनेगा, उसके बाद मैं उस एस्से पे उसकी आउटलाइन के ऊपर एक फुल फ्लैज लेक्चर दूंगा।
ताकि उस एसे का आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें क्या क्या आर्गुमेंट्स आने। समझ आ गई? जैसे ही वो खत्म हुआ करेगा, साथ ही असाइनमेंट मिल जाए करेगी। चलें जी, शाबाश, ऐसे लिखना शुरू करें। ठीक है, डेडलाइन मिल जाया करेगी, उस डेडलाइन पे आप सबमिट करवाया करेंगे। मैं फोन के ऊपर आप लोगों से डिस्कस किया करूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो फिजिकली यहां आते हैं वो यहां पर आके चेक करवाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करने वाले बने। मैं एक एक चीज इवेल्युएट करूंगा यहां। आपकी जो यहां पर क्लास के अंदर वैल्यूएशन होंगे साथ साथ, वो बेफिक्र हैं, अभी सिर्फ सीखें। मैं तो भी आपको सिर्फ ये बातें सिखा रहा हूं, किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को नहीं करना। मैं जब आपकी तरह स्टूडेंट था ना 2018 में, तो 2018 में मैं लाहौर आया जी ऐसे पढ़ने। आप यकीन करें कि मैं बड़े बड़े टीचर्स जितने नाम थे, कोई नाम ले ले, सबके पास गया हूं मैं। जब मैं किसी टीचर के पास जाता था, 100 बच्चे की क्लास बैठी होती थी और वो टीचर आकर एक टॉपिक लिखता था, उस पर आउटलाइन बनाता था, स्टूडेंट्स को कहता था जी आप ऐसे लिखना। वो ये नहीं बताता था स्टूडेंट को कैसे लिखना कैसे। अच्छा, फिर हम कंफ्यूज होकर एज अ बीइंग अ स्टूडेंट चले जाते थे किसी दूसरे टीचर के पास कि अच्छा उधर जाके देख लेते हैं। अब वो कहता था कि जो आप ऐसे लिख रहे हैं किसी और से सीखा हुआ, ये गलत है, मेरे तरीके से लिखें। अब उनका क्या तरीका है? उनका कोई तरीका नहीं है, वो पता ही किसी को नहीं है कि क्या तरीका है, उनको पढ़ाया ही नहीं। बस जी आउटलाइन में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस बता दिया। तो आप यकीन करें कि हम जितने दोस्त थे, 4 दोस्त थे हम थक हार के हमने क्या किया, हमने काम डिवाइड कर लिए। एक ने पकड़ लिया इंटरनेशनल रिलेशंस, एक ने पकड़ लिया करंट अफेयर्स, मैंने पकड़ लिया इंग्लिश ऐसे, और एक ने पकड़ लिया कोई और सब्जेक्ट। और हमने कहा कि जी इस पे हम फुल, जो हमारी डेफिशिएंसीज थी ना, जहां हमें समझ कुछ नहीं आ रही, हमने वो एरियाज पकड़ लिए एक। हमने कहा जी हम एक दूसरे को करवाएंगे। मैंने ऐसे को स्टडी करना शुरू किया तब हार्वर्ड की किताबों से, हार्वर्ड रिव्यूज पढ़े, जो टेक्निकलिटीज होती हैं ऐसे की वो देखी। उसके बाद कुछ प्रीवियसली चेक हुए ऐसे देखे कि एग्जामिनर्स क्या करता है। फिर हमने खुद ऐसे, मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाया पहले, अपने ग्रुप को। उसके बाद हमने जो जब एसेस लिखे, हम चारों के एसेस पास थे। 2019 में मेरा सीएसएस पास हो गया, उन तीनों का पास नहीं हो सका, एक प्रेसी में रह गया, किसी और में, ऐसे हमारा सबका पास था। फिर 2019 में जब मेरा सीएसएस पास हो गया तो मेरी एलोकेशन नहीं हुई। उन तीनों ने 2020 में दिया, दे आर एलोकेटेड। एक पीएसपी में है, एक आईआरएस में, एक पैस में, और मैं फारिग हूं आपके सामने हूं। ठीक है, बताने का मकसद हम चारों, मेहनत जाया नहीं गई हमारी। मैंने पहले क्वालिफाई किया, अनफॉर्चुनेटली खैर नहीं हो सका, तो कोई बात नहीं। वो तीनों उस टाइम नहीं हो सके, 2020 में अभी वो सीएसए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बताने का मकसद है, अच्छा फिर बता मैं क्या रहा था, बता ये रहा था 2019 में मैंने अटेम्प्ट दी, और अटेम्प्ट दे के मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने लोगों को ऐसे पढ़ाना शुरू किया। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाके मैं पढ़ाता था ऐसे, ताकि स्टूडेंट्स को जो असल मसला है ना, जो जिस मकसद से वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं, कभी कहीं उन्हें समझ नहीं आ रही ऐसे लिखना कैसे। ऐसे तो एक बहुत आसान चीज है, इसे हवा इसलिए बना लिया गया है कि लोग सिखाते नहीं ऐसे लिखना कैसे। जब आपको पता ही नहीं है लिखना कैसे है, तो फिर आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, करते हैं ना आप सब। वहां एग्जामिनर फेल करता है आपको, और आपकी सारी की सारी मेहनत जाया जाती है। और फिर उसके बाद मैंने किताब लिखी सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं गाइड कर सकूं स्टूडेंट्स को कि वो हमारे वाले फेज से ना गुजरे जिस फेज से हम गुजरे थे। तो मुझे ना, आपको पता है, मैं कोई इंग्लिश लिटरेचर में मेरा मास्टर्स नहीं है, मैं ना मैं कोई सीएसपी हूं, ना मैंने कोई लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स किया हुआ, ना मैं अरस्तू हूं कोई। मैं आप ही की तरह का स्टूडेंट हूं, आपसे शायद 2 साल सीनियर आप मुझे कह लें, ये शायद उम्र में आप मुझसे ज्यादा सीनियर हो। तजर्बे की बात कर रहा हूं सीएसएस के। तो बताने की बात ये कि मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं, मुझे आपका पता है आपको क्या मसाइल हैं,
मुझे आपके इश्यूज का बहुत अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में क्या एम्बिग्युइटीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। वो एक एक चीज मैं एड्रेस करूंगा। वो नहीं होगी, हम आगे नहीं जाएंगे। बेफिक्र हैं आप, ठीक है? तो एक एक चीज असेस होगी आपकी। यहाँ पर आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आप जब ये सेशन खत्म होगा मुझे फिर आप फीडबैक दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।